नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेट, एमपीटेट और अदर टेट एग्जाम जिनकी तैयारी में आप लगे हुए हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट्स पर एमपीटेट PYQ पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के लिए होते हैं, जहां पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए जो एग्जाम्स होती है। तो चलिए बिना देर किए, आपका जो समय है उसका हम सम्मान करते हैं और बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से है, कौन सा जीव 100 साल से अधिक जीवित रह सकता है? आप भी अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपका भी यहाँ पर जो रिवीजन है वो हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जीव की बात की है जो 100 साल से अधिक जीवित रह सकता है। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको उत्तर जो है अपने विकल्पों के अनुसार ही इस प्रश्न में चयन करना है। तो यहाँ पर बात की जाए हाथी, कुत्ता, कछुआ, बंदर, तो इन चारों जीवों में से जो 100 साल से अधिक तक जीवित रह सकता है वो जीव यहाँ पर रहेगा कछुआ। जी हाँ, कछुआ जो है लगभग 150 वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्चक्रण का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर आप प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो पुनर्चक्रण का प्रतीक चिन्ह, जब उसका जो सिंबल्स होता है, उसका जो आइकॉन होता है वो क्या दर्शाता है? तो जब वो चिन्ह ही यहाँ पर पुनर्चक्रण का है तो वो चीज क्या दर्शाएगा? तो कोई भी जो प्रतीक चिन्ह होता है कहीं ना कहीं वो उस विषय वस्तु को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर रिसाइकल प्रक्रिया है, उत्पाद की कीमत है, खतरनाक वस्तु है या प्लास्टिक है। तो यहाँ पर देखिए पुनर्चक्रण का प्रतीक होगा वो रिसाइकल प्रक्रिया को ही यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, उसी को ये दर्शाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, पानी में घुलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो पानी में घुलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? 4 विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो यहाँ पर देखिए इनमें से ऑक्सीजन जो गैस होती है वो मुख्यतः पानी में घुलने वाली गैसों में शामिल गैसों में के रूप में होती है और ये पानी में घुलनशील होती है। तो यहाँ पर पानी में घुलने वाली गैसों में होगी ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में SDG का क्या मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पर SDG का जो मतलब होगा, स्वास्थ्य योजना, सतत विकास लक्ष्य, सेवा योजना, शिक्षा नीति। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो मतलब होगा वो यहां पर होगा सतत विकास लक्ष्य। अब देखिए बात की जाए इसके फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है SDG का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसे हम संक्षिप्त में कहते हैं SDG। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की ओर। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि जो है वो अपनाई जाती है? तो यहां पर बात की जाए उस विधि की, रासायनिक खाद्य फसल चक्र है या फिर अधिक सिंचाई, ट्रैक्टर चलाना। तो देखिए बात की जाए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उस विधि की, तो यहां पर है फसल चक्र। फसल चक्र जो होगा वो सबसे ज्यादा यहां पर उपयोगी रहेगा। अब देखिए फसल चक्र जो होता है तो फसलों को हेर फेर कर बोना, ये फसल चक्र कहलाता है। जहां पर आप एक फसल लेते हैं उसके बाद में उस खेत में आप दूसरी फसल को उगाइएगा, उसके बाद आगे फिर अगली फसल को उगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक फसल चक्र के रूप में फसलों को हेर फेर करके बोना ही हमारा फसल चक्र होगा। इससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की फसलें जो होती है उनसे मिट्टी में जो उर्वरता होती है वो बन जाती है। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नदियों में कपड़े धोना, जल स्रोतों में कचरा डालना, कचरे का पुनर्चक्रण या फिर है जल का बहाव रोकना। तो देखिए हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण की, और जल प्रदूषण रोकने के लिए जो कचरा है, कचरे का पुनर्चक्रण यहां पर हम इसमें कर सकते हैं। आगे लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, वनों की कटाई से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? अधिक वर्षा, भूस्खलन, ओलावृष्टि या बिजली की कमी। तो देखिए जब वनों की कटाई होगी तो भूस्खलन जो होता है ये इसमें यहाँ पर संकट जो होता है ये देखने को मिलता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जब वहां पर वन नहीं होंगे तो भूस्खलन की समस्या जो है वो देखने को मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं, कौन सा पक्षी यहां पर सबसे ऊंची उड़ान भरता है? 4 पक्षी आपके सामने हैं, बाज है, गिद्ध है, कबूतर है, कौवा है। तो देखिए गिद्ध जो होता है ये यहां पर सबसे ऊंची उड़ान जो है भरता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है हुआ। आगे लेते हैं, जानवरों का समूह जिसमें दूध देने वाले जीव आते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहां पर बात की जाए जानवरों के समूह की जिसमें दूध देने वाले जीव आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सरीसृप है, उभयचर, स्तनधारी या फिर है पक्षी। तो देखिए ऐसे जीव जो होते हैं जिसमें दूध देने वाले जीव आते हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जीवों को हम स्तनी जीव कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। और सी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल चक्र में वाष्पीकरण किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए जल चक्र में वाष्पीकरण कौन सी प्रक्रिया को यहां पर दर्शाएगा? जल का बर्फ में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का जल में बदलना या फिर वर्षा का होना। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम जल चक्र की, और जल चक्र में वाष्पीकरण जो है किस प्रक्रिया में होगा? तो जल का वाष्प में बदलना, और इसके लिए हमारा जो विकल्प बी होगा वो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? काफी सरल सा प्रश्न है। जड़, तना, फूल, पत्तियां। तो पत्तियों के अंदर हम जानते हैं पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यहां पर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इन सभी में सबसे हल्की गैस जो होगी वो होगी यहां पर हाइड्रोजन, और जिसके लिए विकल्प सी होगा हमारा इसमें सही उत्तर। परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण की बात की जाए, परागण जल, कीट, हवा, उपरोक्त सभी। तो यहां पर उत्तर बन जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जल के माध्यम से भी परागण होता है, कीट के माध्यम से भी, हवा के माध्यम से भी। कुछ पौधे जलीय होते हैं, कुछ में वायु के द्वारा होता है, कुछ में कीटों के द्वारा होता है। तो उपरोक्त सभी प्रकार से यहां पर परागण देखने को मिलता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है या किससे फैलता है? तो हम सभी बचपन से ही जानते हैं कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। पर देखिए यहाँ पर कुत्ता जो शब्द है वो आपको विकल्प में नहीं दे रखा है, तो सीधा मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज नहीं होता है, और भी दूसरे कुछ जानवर होते हैं जिनकी लार के अंदर यदि वायरस होता है रेबीज का, तो उनके काटने से भी जो होता है ये फैल सकता है। तो यहां पर है मच्छर वायरस युक्त जानवर के काटने पर, दूषित पानी से, भोजन से। तो यहां पर बात की जाए तो वायरस युक्त जानवर के काटने से ये हो सकता है, जैसे कि बंदर हो सकते हैं, शियार हो सकते हैं, ऐसे और भी जानवर हो सकते हैं जिनके काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो यहां पर सीधी बात है कि जो भी जानवर होगा उसमें यदि वायरस युक्त जानवर है, मतलब उसकी लार के अंदर ये वायरस पाया जाता है, तो उसके काटने से यहाँ पर रेबीज रोग है फैल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जैविक खेती में किस प्रकार की खाद जो है प्रयोग की जाती है? तो यहां पर है बात हो रही है जैविक खेती की, और जैविक खेती के अंदर यूरिया, रासायनिक खाद, गोबर खाद, नाइट्रेट। तो यहां पर जैविक खेती जो होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं गोबर की खाद जो है वही उपयोग में लाई जाएगी, और ऑप्शन सी होगा यहां पर उत्तर। जलवायु परिवर्तन में कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब जलवायु परिवर्तन होता है, गर्मी बढ़ती है, तो उससे जो तापमान घटता है, तापमान घटता नहीं, तापमान तो बढ़ता है। ग्लेशियर पिघलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ग्लेशियर पिघलते हैं, भूमि उपजाऊ होती, गलत है, और वर्षा अधिक होती है। तो यहां पर जो बी विकल्प होगा, ग्लेशियर पिघलते हैं, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। कचरे को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? तो देखिए 1, 2, 3 या 4। तो कचरे को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा जाता है, सूखा कचरा, गीला कचरा। तो यहां पर उत्तर बन जाएगा विकल्प बी, जिसमें 2 प्रकारों में इसको बांटा है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू कचरे में सूखा कचरा कौन सा होगा? तो यहां पर आपको पहचानना है, बचा हुआ भोजन, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक, फूल। तो देखिए ये सभी जो 3 हैं यहां पर, जिसमें ए, बी और डी हैं, ये आते हैं गीले कचरे में, सूखे कचरे में। यहां पर शामिल होगा विकल्प सी, जो कि है प्लास्टिक। थर्मामीटर किसके मापन में सहायक होता है? तो हम सभी जानते हैं थर्मामीटर जो होता है तापमान मापने के काम में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
पौधों की जड़ों का कार्य क्या होता है? तो यहां पर है खाद्य बनाना, बीज फैलाना, जल व पोषक तत्वों को सोखना, पत्तियां बनाना। तो हम सभी जानते हैं कि जड़ जो होते हैं जमीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, सोखती है और पौधे के तने में पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिजली उत्पन्न करने में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला संसाधन कौन सा है? तो यहां पर बिजली उत्पन्न करने में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला संसाधन कौन सा होगा? तो तेल है, कोयला है, गैस है या सौर ऊर्जा है? तो देखिए यहां पर बात की जाए तो बिजली उत्पन्न करने में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला संसाधन जो होगा वो होगा कोयला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर होगा। जल चक्र में वर्षा किसका परिणाम होती है? तो जल चक्र में बात की जाए वर्षा किसका परिणाम होती है? वाष्पीकरण, संघनन, परावर्तन, तापमान में वृद्धि। तो जल चक्र में वर्षा कब होती है? अब थोड़ा सा आपको यहां प्रश्न को समझना है। देखिए वहां पर वाष्पीकरण भी होता है, संघनन भी होता है, पर वर्षा जो होती है वो किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो वो होगा यहाँ पर संघनन के रूप में। जिस प्रकार से समुद्र तल से पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है और जो वाष्प होती है, जब वो वाष्प आपस में कहीं ना कहीं आपस में इकट्ठी हो जाती है, उनमें वजन ज्यादा हो जाता है, वो बूंद के रूप में नीचे गिर जाती है, तब हम उसे वर्षा कहते हैं। तो यहां पर जो संघनन की प्रक्रिया होगी वो इसमें शामिल होगी, इसके परिणाम के स्वरूप वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पौधों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? जी हाँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। चार विकल्प आपके सामने है, आपका उत्तर इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो यहां पर आपका उत्तर होना चाहिए नाइट्रोजन जो है ये पौधों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व यहां पर होगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? नवीकरणीय का मतलब यहां पर होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, जल या प्राकृतिक गैस। तो यहां पर जल जो होगा वो हमारे नवीकरणीय संसाधन में रहेगा। आगे देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये यदि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो हमें कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए? तो देखिए यहां पर चार चीजें हैं, चावल है, दाल है, आलू है, केला है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो होता है दाल में। जिस प्रकार से कोई लोग मांसाहारी होते हैं, कोई मांस का सेवन करते हैं भोजन के रूप में, और जो मांसाहारी नहीं होते उनके लिए प्रोटीन का सोर्स जो है वो दाल बहुत अच्छा सोर्स है। जो मांस होता है उससे ही ज्यादा भी प्रोटीन जो है दाल में होता है। तो यहां पर बी विकल्प हमारे लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस गैस की कमी से इंसान बेहोश हो सकता है? तो यहां पर किस गैस की कमी से? तो यहां पर बात की जाए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखिए ऑक्सीजन ऐसी गैस होती है जब इसकी कमी होती है तो इंसान जो है बेहोश हो जाता है। देखिए कभी कभी हम लोगों को भी कभी कभी क्या होता है कि चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो वहां पर भी हमारा जो मस्तिष्क होता है, बेहोश होने के पीछे कारण क्या होता है कि हमारा जो सबसे मेन पार्ट हमारा मस्तिष्क होता है, वहां पर जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहां तक नहीं हो पाती है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो हम बेहोश हो जाते हैं, मतलब चक्कर खा करके गिर जाते हैं। तो ये जो गैस होती है ये हमारे मस्तिष्क तक कंटिन्यू 24 घंटे इसका प्रवाह जो है बना रहना चाहिए। इसलिए हमें श्वसन जो है वो ठीक तरीके से करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए ताकि इसकी कमी हमारे शरीर में ना हो। आगे लेते हैं, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का उदाहरण क्या है? तो यहां पर पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के उदाहरण की बात की जाए, केला, कागज, अंडा, फूल। तो देखिए पुनर्चक्रण इन सभी में से जो हो सकता है वो हो सकता है कागज में। तो कागज का पुनर्चक्रण योग्य सामग्री यहां पर रहेगी। अब केला खा लेंगे और छिलके से केला तो बन नहीं जाएगा, अंडा है, इसी प्रकार से फूल है, तो ये पुनर्चक्रण योग्य सामग्री में इसमें नहीं रहेंगे, बाकी यहां पर कागज इसमें रहेगा। आगे देखिए, पानी की बचत करने वाली तकनीक कौन सी होगी? तो यहां पर है बाढ़ सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई या फिर ओपन चैनल या हैंडपंप। तो पानी की बचत करने वाली तकनीक की बात की जाए तो वो यहां पर रहेगी ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर सिंचाई। पानी में पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पानी में पैदा होने वाली बीमारी यहां पर डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। तो पानी में पैदा होने वाली बीमारी जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, हैजा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है?
तो यहाँ पर हवा की दिशा को मापने वाले यंत्र की बात की जाए तो यहाँ पर थर्मामीटर, पवन दर्शक, बैरोमीटर या मीटर स्केल, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा पवन दर्शक। तो पवन दर्शक जो होता है यह हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वनों की अतिक्रमण से कौन सा प्रभाव नहीं होता है? तो जब वनों का अतिक्रमण होता है मतलब वनों की कटाई होती है, वनों का विनाश होता है, तो कौन सा प्रभाव यहां पर नहीं होगा? तो देखिए, भूमि क्षरण है तो भूमि क्षरण तो होता है, वनों का विनाश होता है, बाढ़ भी यहां पर शामिल होगी, वायु शुद्धता, तापमान में वृद्धि भी होगी, वायु शुद्धता नहीं होगा वनों के अतिक्रमण से, क्योंकि वनों का अतिक्रमण होगा तो वायु शुद्ध कैसे होगी? वायु तो प्रदूषित होगी। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। किस प्रक्रिया में जल वाष्प में बदलता है? तो यहां पर वाष्पीकरण ही वो प्रक्रिया होती है जिसमें जल वाष्प में बदलता है और इसके लिए विकल्प बी होगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव मुख्यतः किस अंग पर होता है? तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो होता है हमारे कानों पर, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ध्वनि को हम ग्रहण करते हैं और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो कान पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे को सहारा देना, जल का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, बीज का निर्माण करना। तो यहां पर हो जाता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पत्तियां जो है भोजन बनाएंगी क्लोरोफिल की सहायता से। आगे देखिए, बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होगा? प्लास्टिक, धातु, पत्ती या फिर कांच। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जीवों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिस कचरे को नष्ट किया जा सके, ऐसा कचरा हमारा बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाता है। अब इन तीनों में से, चारों में से आप देखते हैं तो प्लास्टिक, धातु, कांच, ये चीजें सूक्ष्म जीव के द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती हैं, परंतु पत्ते जो हैं वो नष्ट हो सकते हैं, वो सड़ सकते हैं, उनका अपघटन हो सकता है। तो यहां पर पत्ते हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू हुआ वर्ष 1986 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा किस प्रक्रिया से होती है? तो वर्षा कौन सी प्रक्रिया से होगी? तो यह क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वाष्पीकरण, संघनन, परावर्तन, अपवर्तन। तो संघनन के माध्यम से वर्षा जो होती है वो होती है। आगे बढ़ते हैं, हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? तो यहां पर ओजोन परत की मोटाई, सूर्य की अधिक गर्मी, ग्रीन हाउस गैसें या फिर समुद्र की लहरें। तो हरित गृह प्रभाव का कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैसें होंगी और जिसमें विकल्प सी होगा हमारा उत्तर। कचरे को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, कचरे को जलाने की प्रक्रिया दहन, अपघटन, कंपोस्टिंग, पुनर्चक्रण। तो इसे हम कहते हैं दहन और इसके लिए विकल्प ए उत्तर होगा। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण होना, पर्यावरण की जानकारी देना, अधिक अंक लाना, रोचक कहानियां सीखना। तो पर्यावरण की जानकारी देना या ग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, ये पर्यावरण की जानकारी देना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। जैव विविधता में क्या शामिल होता है? देखिए, जैव विविधता में क्या एक ही प्रकार के पौधे होते हैं? सभी जीव जंतु पौधे होते हैं? केवल जानवर, केवल कीट? तो जैव विविधता तभी बन सकती है जब उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु और पौधे आदि शामिल होंगे, वही जैव विविधता कहलाएगी। पानी की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? पानी की कमी से प्रदूषण, सूखा, बाढ़, भूस्खलन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी कमी से जो समस्या उत्पन्न होती है वो होगी सूखा, जिसे हम अकाल भी कह सकते हैं, जब पानी नहीं मिलता है ना, तो यह होगा। आगे देखिए, वृक्ष हमारे मित्र हैं, इसका क्या अर्थ है? तो वृक्ष हमारे मित्र हैं, इसका क्या अर्थ होगा? पेड़ काटने चाहिए, पेड़ प्रदूषण करते हैं, पेड़ जीवन में सहायक है, या पेड़ जीव नहीं है। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत सहायक हैं, हमारे मित्र है, श्वास लेने के लिए, हमें श्वसन के लिए वही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, किस परत में जीवन संभव है? यहां पर है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल।
तो यहां पर बात की जाए किस परत में जीवन संभव होगा, वो होगा यहां पर क्षोभ मंडल। और ये जो मंडल है ये हमारा सबसे पृथ्वी की सतह से पहला जो मंडल आता है, यानी कि ऊपर जाने पर वही परत हमारी क्षोभ मंडल कहलाती है। प्लास्टिक कचरा किस श्रेणी में आता है, तो प्लास्टिक कचरा यहां पर जैविक, अजैविक, कंपोस्ट, पुनर्जीवित। तो देखिए ये एक अजैविक कचरे की श्रेणी में आएगा, इसका अपघटन जो है वो नहीं किया जा सकता है, इसे अजैविक कचरा भी कहेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो जल, वायु, भूमि, धातु, प्लास्टिक, कांच, पत्थर, कागज, गैस या रेत, धुआं, तेल। तो यहां पर हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए हमारे लिए जो आवश्यक तत्व होंगे वो होगा हमारा जल, वायु और भूमि। तो ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग क्या करता है। जब हम कृषि के अंदर रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, भूमि को उपजाऊ बनाता है, भूमि को बंजर बनाता है, पानी को शुद्ध करता है या वातावरण को शुद्ध करता है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा भूमि को बंजर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का तापमान किससे बढ़ता है, तो पृथ्वी का तापमान पेड़ लगाने, प्रदूषण, जल स्रोतों से, वर्षा से। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रदूषण के कारण जो है वो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुनर्चक्रण कचरे को जलाना, कचरे को फेंकना, कचरे का पुनः उपयोग, कचरे को ढक देना। तो यहां पर ऑप्शन सी जिसमें शामिल होगा कचरे का पुनः उपयोग। प्लास्टिक के उपयोग को कैसे कम किया जा सकता है, तो अधिक उपयोग करके, पुनः प्रयोग करके, नष्ट करके या फिर जला करके। तो प्लास्टिक के उपयोग को हम कम कर सकते हैं पुनः प्रयोग करके, उसको वापस से प्रयोग में ला करके उसके उपयोग को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो टॉप 50 क्वेश्चन थे ये होते हैं समाप्त। अब क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और किस नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।